नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कल्पेश परमार। मैं हूँ लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गांधीनगर में। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा प्रोग्राम के सेमेस्टर 3 के कोर्स प्रोग्रामिंग इन सी के बारे में। आउटकम बेस्ड एजुकेशन क्या है? तो जब भी स्टूडेंट कोई भी कोर्स या प्रोग्राम कंप्लीट कर रहा है तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन ये बोलता है कि उसमें कुछ स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, उसका कुछ आउटकम आना चाहिए। और उसके लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन है वो है वॉशिंगटन अकॉर्ड 1989। या गूगल कर सकते हैं, ये आपको इसके बारे में सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इंडिया में ये वॉशिंगटन अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो है NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। प्रोग्रामिंग इन सी के कोर्स आउटकम क्या है? ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो स्टूडेंट है उसमें ये 5 स्किल डेवलप होगी। अभी इसका कोर्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद का कोर्स करिकुलम है, ये प्रोग्रामिंग इन सी का। पर वीक इसमें 3 लेक्चर हैं और दो घंटे के 2 प्रैक्टिकल है। टोटल 7 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। ये इसके 5 यूनिट है और 5 यूनिट में ये मेजर आपको इतने टॉपिक्स आपको लर्न करने को मिलेंगे। मैं इसकी लिंक आपको YouTube में नीचे दे दूंगा डिटेल में। अभी प्रोग्रामिंग की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है प्रोग्रामिंग की, तो पहले तो देख लेते प्रोग्राम क्या है। तो अभी तब हमको आगे पता चलेगा कि प्रोग्रामिंग क्या है। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज ए ग्रुप ऑफ लॉजिकल, मैथमेटिकल, सिस्टमेटिकल एंड मैनेज फंक्शन ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हमको कोई स्पेसिफिक टास्क करना है और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस को एक ग्रुप में ला रहे हैं, उसको हम बोलेंगे प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्यों जरूरत है? तो हमको क्या करना है, ह्यूमन के पास अभी नहीं काम करवाना है, हमको मशीन के पास काम करवाना है। और मशीन क्या कौन सा वाला है? डिजिटल है, तो 0101 की ही लैंग्वेज समझेगा। तो उसको ह्यूमन के साथ इंटरफेस करने के लिए जो लैंग्वेज चाहिए उसको बोलेंगे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज हाउ वी कैन टॉक टू मशीन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स कितने हैं? तो बेसिकली 3 टाइप्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज। अभी मैंने वो बताया कि मशीन क्या है, तो वो डिजिटल मशीन है, वो बाइनरी लैंग्वेज ही जानता है, 0101 की सीक्वेंस ही जानता है। अभी मान लीजिए हम अभी लैपटॉप लेने जाते हैं तो देखते हैं कि कितने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। अभी गीगाहर्ट्ज क्या है? तो 10⁹ पल्सेस पर सेकंड। अब आप सोच रहे हो एक सेकंड में 10⁹ पल्सेस निकल रहे, 0101 की सीक्वेंस निकल रही है, तो क्या ह्यूमन ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर पाएगा? तो ये जो लैंग्वेज है 0101 की, जो मशीन ही समझ पाता है, उसको बोलेंगे हम मशीन लैंग्वेज। फिर उसके ऊपर है असेंबली लैंग्वेज। मान लीजिए कि इंटेल का 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, तो माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट का है, वो 0101 की लैंग्वेज समझेगा, जिसको हम बोलेंगे मशीन लैंग्वेज। लेकिन 8051 का जो मैन्युफैक्चरर है इंटेल, उसने अपने आप से एक लैंग्वेज दी है, जिसमें क्या किया उसने कि यूनिक कोड दे दिए हैं 8 बिट के, जिसको हम बाइट भी बोल सकते हैं। उसके हैक्स कोड दे दिए हैं कि ये हैक्स कोड आप उसके डेटा लाइन पे डालोगे तो ये फंक्शन परफॉर्म होगा। न्यूमोनिक्स दे दिए है उसने, हम आगे इसका एग्जांपल भी देख लेंगे। उसको हम बोलेंगे असेंबली लैंग्वेज। वो मशीन लैंग्वेज के से थोड़ा इजी है, लेकिन फिर भी हमको एक एक फंक्शन के लिए, एक छोटे से एडिशन के लिए भी हमको काफी सारी इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती है। उसके ऊपर है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में हम इंग्लिश टाइप के सेंटेंसेस और वर्ड्स यूज कर रहे हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है। ये दोनों है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, वो दोनों पर्टिकुलर एक मशीन के लिए ही यूज होगा,
वो जरूरी नहीं है कि दूसरी मशीन में यूज होगा। हाई लेवल लैंग्वेज है वो एक मशीन में आप उसको प्रोग्राम कर रहे हो तो वो दूसरे प्रोग्राम मशीन पे भी वो रन करेगा, एग्जीक्यूट होगा। हो सकता है कि उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़े, लेकिन वो मशीन इंडिपेंडेंट है। तो अभी एग्जांपल ले लेते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या है? तो बाइनरी लैंग्वेज है, स्ट्रिंग जीरोस और वंस की होगी। मान लीजिए कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आपको 1 और 2 का एडिशन करना है। तो अभी ये जो पहला जो दो इंस्ट्रक्शंस है, 8 बिट के इंस्ट्रक्शंस है, ये दोनों मिला के होगा कि 8085 में अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं 8 बिट के, और एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी ऑपरेशंस है वो एक्यूमुलेटर यानी कि रजिस्टर ए में ही होते हैं। तो हमको कंपल्सरीली दो में से एक नंबर ए में मूव कराना होता है। तो ये जो दो इंस्ट्रक्शन है वो नंबर 1 को ए में मूव करवा रहा है, और हम डायरेक्टली रजिस्टर में लिए बगैर 2 नंबर का एडिशन नहीं कर सकते। तो अभी बाकी रहा 2, सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 हम मूव करा रहे हैं बी में। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम ए और बी को ऐड कर रहे हैं और वो एडिशन होगा एक्यूमुलेटर में। ये 5 इंस्ट्रक्शन मिला के आपका 1 और 2 का एडिशन होगा, और जो 3 आंसर आएगा वो एक्यूमुलेटर ए में आएगा आपका। तो ये आपकी मशीन लैंग्वेज है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हमको समझ में नहीं आ रही है। तो उसके लिए क्या किया गया, 8085 ने ही अपना इंस्ट्रक्शन सेट दे दिया है न्यूमोनिक्स के फॉर्म में, और ये जो 2 इंस्ट्रक्शन है ये मूविंग के लिए है, तो मूविंग के लिए दे दी गई है, ये भी मूव के लिए है, ये एडिशन के लिए है। तो अभी हम देख लेंगे असेंबली लैंग्वेज। तो जो भी माइक्रो कंट्रोलर है, प्रोसेसर है, वो न्यूमोनिक्स दे देता है कि भाई मूव के लिए ये आपको लिखना है, एडिशन के लिए ये लिखना है, लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए ये लिखना है। ये अभी मान लीजिए कि हमने पीछे देखा कि ये मूव करने के 2 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उसके लिए MOV वर्ड का यूज हो रहा है, मूविंग डेटा। और इमीडिएट डेटा आपको रजिस्टर में लोड कराना है तो उसके लिए MVI यूज होता है। तो MVI A01H ये 01 को यानी कि 1 को A में लोड करेगा, मूविंग 1 इंटू रजिस्टर A। उसी तरह से 02 को हम B में लोड कराएंगे और ऐड भी करेंगे, तब आपका एडिशन एक्यूमुलेटर में हो जाएगा। ये 3 इंस्ट्रक्शन हो गई, ये 5 में से हमारे 3 हो गई, थोड़ा काम आसान हो गया। लेकिन अभी ये नॉर्मल सा सिंपल सा प्रोग्राम है, इसलिए हमको लग रहा है कि ये इजी है। लेकिन जैसे जैसे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है, तब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में भी हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, तो वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स और सिंबल का यूज करता है पहला तो, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन है। ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। एक आपने प्रोग्राम लिखा, मान लीजिए कि असेंबली और ये मशीन लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है, मान लीजिए कि आपने 8051 माइक्रो कंट्रोलर के लिए असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया, तो वो किसी 8051 के अलावा किसी भी माइक्रो कंट्रोलर में नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो फिक्स है। ये जो न्यूमेनिक्स आपने मूव MVI लिए वो हो सकता है कि दूसरे माइक्रो कंट्रोलर में हो ही ना। और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज वो मशीन इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे आप जो भी करेंगे वो दूसरे मशीन में भी चलेगा। कभी हमने जो बताया कि 1 और 2 का एडिशन करना है, तो ये C का प्रोग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया कि एक वेरिएबल i ले लिया, उसको पहले तो डिफाइन किया कि i क्या है, तो i है इंटीजर, int इंटीजर के लिए यूज होता है। फिर i को ये सिंपल सा हम जैसे ही मैथमेटिक्स में लिखते हैं i इज इक्वल टू 1 + 2, सिंपल सा, तो ये आपका 3i में चला जाएगा। तो इतना ये इजी है। आगे जाके कंपाइलर इसमें यूज होता है हाई लेवल लैंग्वेज में। कंपाइलर क्या होता है कि मान लीजिए कि 3 बच्चे प्रोजेक्ट कर रहे हैं साथ में और तीनों रिपोर्ट बना रहे हैं। अभी रिपोर्ट में तीनों बच्चों ने डिवाइड कर लिया कि मैं इतना पोर्शन करूंगा, मैं इतना पोर्शन करेगा, ये इतना पोर्शन करेगा। तो अभी मान लीजिए कि फाइनल रिपोर्ट सबमिट कराना है, तो तीनों को वो कंबाइन करना पड़ेगा और फिर एक बार चेक भी करना पड़ेगा कि कोई
ओवरलैप नहीं हो रहा है और कोई डेटा मिस नहीं हो रहा है। तो जो हम कंबाइन करके चेक करने की प्रोसेस जो कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे कंपाइलिंग। कंपाइलिंग का मतलब यहाँ पे होता है कि कोई भी लैंग्वेज, हम अभी बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज दो चीजों का बना होता है, एक है वोकेबुलरी और दूसरा है ग्रामर। वोकेबुलरी को हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे कीवर्ड्स और ग्रामर को बोलेंगे हम सिंटैक्स। तो कंपाइलर सिंटैक्स चेक करता है, वोकेबुलरी चेक करता है कि ये सिंटैक्स, ये जो लैंग्वेज के लिए जो ग्रामर बनाया गया है उस हिसाब से है कि नहीं। तो कंपाइलर वो कंपाइल करके, मान लीजिए कि छोटा सा प्रोग्राम है तो हम खुद ही चेक कर सकते हैं कि कोई दिक्कत है कि नहीं, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि 1000-2000 लाइंस का प्रोग्राम है तो कई बार गलती हो जाती है सिंटैक्स में, तो कंपाइलर वो आपको दिखा देगा कि इस लाइन पे आपकी ये गलती है। सी लैंग्वेज, अभी बात करेंगे सी लैंग्वेज के बारे में पर्टिकुलर। सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में है और वो उसका हिस्ट्री इस तरह से है कि वो बेल लेबोरेटरीज में 1972 में बना है। बेल लेबोरेटरीज कई सारी टेक्नोलॉजीज का वो जन्मदाता है। उसके पहले, सी के पहले अल्गोल, बीसीपीएल और बी लैंग्वेज थी। सी का कोई फुल फॉर्म या कुछ भी नहीं है, उसके पहले बी लैंग्वेज थी, इसलिए इसके बाद जो बी लैंग्वेज के बाद बनी उसको बोलते हैं सी लैंग्वेज, और वो डेनिस रीची ने इन्वेंट की थी 1972 में। आज से करीबन 50 साल पहले वो बनी थी। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे समय जाता गया वैसे वैसे उसमें काफी सारे वेरिएशंस आते गए, नए फंक्शंस ऐड होते गए, नई लाइब्रेरीज आती गई। तो ये है हिस्ट्री सी की। 1960 में अल्गोल था, उसके बाद बीसीपीएल, उसके बाद बी। डेनिस रीची ने 1972 में सी बनाया। कर्निगन एंड डेनिस रीची ने 1978 में के बुक लिखी थी और उसका जो वर्जन है उसको बोले जाते हैं KNRC। 1989 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट यानी कि ANSI ने सी का स्टैंडर्डाइजेशन किया और वो जो लैंग्वेज वर्जन है उसको बोलते हैं ANSI C। 1999 में ANSI के बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने भी सी को स्टैंडर्डाइज किया और वो जो वर्जन है उसको बोलेंगे ANSI/ISO-C। उसके बाद 1999 में स्टैंडर्डाइजेशन कमिटी ने किया उसको, वो वर्जन है C99। और लास्ट में 2011 में स्टैंडर्डाइजेशन कमिटी ने स्टैंडर्डाइज किया, उसको बोलेंगे C11। सी का इंपॉर्टेंस क्या है? तो एक तो वो रोबस्ट है। रोबस्ट का मतलब है कि कोई सा भी आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना दो, आपका सिस्टम क्रैश नहीं होगा। सेकंड है, सी के सी में इनबिल्ट से कई सारे फंक्शंस और ऑपरेटर्स है जो आपके कितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को आप वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ कंपाइलर, सी के बहुत से कंपाइलर मार्केट में अवेलेबल है जो आपको काम आसान कर देगा। कहीं भी सिंटैक्स एरर है तो आपको दिखा देगा, लिंकिंग के लिए भी वो आपको काम आएगा। प्रोग्राम्स रिटर्न इन सी आर एफिशिएंट एंड फास्ट। हमने देखा कि अल्टीमेटली मशीन के साथ हमको बाइनरी लैंग्वेज में ही काम करना है। तो जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है वो कंपाइलर आपका असेंबली में ले जाएगा और असेंबली के बाद लास्ट में वो अल्टीमेटली जाएगा मशीन लैंग्वेज में। अभी हम एडिशन की बात करें तो एडिशन के कई सारे एल्गोरिदम हो सकते हैं 2 नंबर ऐड करने के लिए। तो सी जो एल्गोरिदम यूज कर रहा है वो बहुत ही एफिशिएंट है और फास्ट है। काफी सारे स्टेप्स ऑमिट हो सकते हैं, तो जो भी मशीन लैंग्वेज आपका कोड बनेगा वो एफिशिएंट और फास्ट होगा। सी इज हाईली पोर्टेबल। पोर्टेबल का क्या मतलब होता है? जो भी चीज मोबाइल है एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से जा सकती है, उसको बोलेंगे मोबाइल पोर्टेबल। हमने पहले भी देखा है कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है तो वो पोर्टेबल है। सी का जो स्ट्रक्चर है वो मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर का मतलब है कि आपका कोई भी बड़ा सा प्रोग्राम है तो आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं और छोटे छोटे हिस्सों को पहले इंप्लीमेंट करें और उन सबको जोड़ के आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सी मॉड्यूलर उसका स्ट्रक्चर है। एक्सटेंसिबिलिटी, सी जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है वैसे वैसे उसमें नए फंक्शंस ऐड होते जा रहे हैं
वो इवॉल्व हो रहा है, तो एक बात ये भी है। अभी हम मेन अभी स्टार्ट कर रहे हैं सी प्रोग्राम कैसे दिखेगा। तो ये छोटा सा ये लिखा है, ये मेन है, मेन और ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम बोलेंगे पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में अभी कुछ भी नहीं है, एम्प्टी पैरेंथेसिस है। हमको याद रखना है कि ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर दिखे, कोई नाम लिखा है और उसके पीछे ये पैरेंथेसिस लिखे, वो चाहे पैरेंथेसिस एम्प्टी हो या उसमें कुछ लिखा हो, तो उसको हम बोलेंगे फंक्शन। सी फंक्शन है ये मेन और कर्ली ब्रैकेट है पैरेंथेसिस, तो ये फंक्शन है। पैरेंथेसिस में जो भी होता है उसको हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट। ये फंक्शन है, मान लीजिए कि एडिशन का फंक्शन हो, तो एडिशन, मान लीजिए कि 2 नंबर का एडिशन करना है, तो हमको 2 नंबर पास भी कराने होते हैं, तो हम कहाँ से पास कराएंगे, ये पैरेंथेसिस में से, और उसको हम बोलेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में आर्ग्यूमेंट। अभी ये एम्प्टी है, यानी कि कोई अभी आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा है मेन में। मान लीजिए कि मेन के आगे कुछ लिखा होता, तो ये मेन इम्प्लीमेंट होने के बाद जो भी रिटर्न हमको रिजल्ट मिल रहा है वो यहाँ पे दिखेगा। तो अभी तो कुछ भी लिखा नहीं है, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा। उसके बाद मेन के बाद ये कर्ली ब्रेसेस में, 2 कर्ली ब्रेसेस में जो भी लिखा है उसको हम बोलेंगे फंक्शन बॉडी। ये फंक्शन बॉडी है कर्ली ब्रैकेट में। मेन खत्म होने के बाद कर्ली ब्रैकेट जहां से स्टार्ट होता है वहां से आपका प्रोग्राम इंप्लीमेंट होना स्टार्ट होगा। उसके बाद ये बैकस्लैश स्टार स्टार बैकलेस, ये 2 के बीच में जो भी लिखा है उसको हम बोलेंगे कमेंट। बैकस्लैश स्टार स्टार बैकस्लैश, उसके बीच में जो भी है उसको हम बोलेंगे कमेंट। कमेंट है वो सिर्फ आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए होता है, ये इम्प्लीमेंट होता नहीं है, ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये सिर्फ दिखा रहा है। ये क्यों करना पड़ता है, मान लीजिए कि मैंने कोई प्रोग्राम लिखा है और वो प्रोग्राम मेरे हिसाब से मैंने लिखा है और मैंने काफी सारी एम्बिग्यूअस वेरिएबल्स लिए हुए हैं, अभी मैं आपको वो प्रोग्राम दे दूं समझने के लिए तो आप समझ ही नहीं पाओगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जहां जहां पे लगे कि यहाँ पे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे कुछ लिखना चाहिए, तो वो हमको यहाँ पे इस तरह से लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि प्रिंटिंग बिगिंस, यहाँ पे ये प्रोग्राम प्रिंट करने के लिए है। प्रिंट का मतलब यहाँ पे होता है डिस्प्ले पे कुछ प्रिंट होना, हमारी जो डिस्प्ले है उस पे जो कुछ प्रिंट होता है उसको बोलेंगे प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग यहाँ से स्टार्ट होती है और उसके लिए यूज होता है इनबिल्ट फंक्शन प्रिंट एप। मैंने अभी भी बताया कि कोई नाम लिखा हो और उसके पीछे ब्रैकेट हो, पैरेंथेसिस हो, तो वो आपका होगा फंक्शन। प्रिंट एप सी का इनबिल्ट फंक्शन है डिस्प्ले पे प्रिंट कराने के लिए, और उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है, प्रिंट एप फिर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में इन्वर्टेड कॉमा, और फिर जो भी आपको प्रिंट कराना है वो यहाँ पे लिखना है, आई सी आई रिमेम्बर ये। और उसके बाद हमेशा याद रखना है कि कोई भी सी स्टेटमेंट हो वो हमेशा खत्म होगा सेमीकोलन के साथ। सेमीकोलन नहीं होगा तो आपको ये सिंटेक्स एरर दिखाएगा। मैंने अभी भी बताया कि ये ग्रामर है, इसका बोलने का ये तरीका है कि ये जहां भी उसको सेमीकोलन दिखेगा उसको समझ में आएगा कि यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हो रहा है। और उसके बाद फिर से ये कमेंट डाल दी है, तो प्रिंटिंग एंड्स, प्रिंटिंग बिगिंस और प्रिंटिंग एंड्स ये दोनों प्रिंट नहीं होगा। कौन सा सेप होगा प्रिंटिंग, प्रिंटफ पैरेंथेसिस और इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लिखा है, क्या लिखा है, आई सी कॉमा आई रिमेम्बर, वो आपका प्रिंट होगा। तो ये मेन फंक्शन है। फंक्शन किस तरह से हम पहचानेंगे, नाम लिखा होता है और उसमें बाजू में पैरेंथेसिस होता है। पैरेंथेसिस में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो भी हमको फंक्शन में पास कराना है वेरिएबल वो हमको पैरेंथेसिस में रखना है। ये अभी कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नहीं है। इस तरह से यहाँ पे लिखा है, ये प्रिंटफ भी फंक्शन है, इसमें आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है। आर्ग्यूमेंट क्या है, आई सी कॉमा आई रिमेम्बर, तो वो प्रिंट करेगा वो। ये फंक्शन बॉडी है पूरी, ये कमेंट है। अभी मेन फंक्शन का यूज क्या है, तो मेन
ये सी का स्पेशल फंक्शन है जो इंडिकेट करता है कि आपका प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा हो सकता है जैसे जैसे हम आगे देखेंगे कि एक ही प्रोग्राम में कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं, तो अभी सी को पता कैसे चलेगा कि कहाँ से मुझे इम्प्लीमेंट स्टार्ट करना है। वो क्रोनोलॉजी या फिर ऑर्डर नहीं देखेगा, वो पहले क्या देखेगा, मेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहीं से मेन के बाद जो कर्ली ब्रैकेट आ रहे हैं यहाँ से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अभी मेन मान लीजिए कि एक ही प्रोग्राम में दो मेन फंक्शन हो तो क्या होगा, तो सी कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि कौन से मेन में से मुझे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करना है। तो उसकी वजह से क्या है, एवरी प्रोग्राम मस्ट हैव एग्जैक्टली वन मेन प्रोग्राम होना ही चाहिए, तभी उसको पता चलेगा कि इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से करना है, और एक से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। empty parenthesis indicates that the function does not take any arguments। यहाँ पे जो मैंने इसमें empty parenthesis है, ये कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है अब, और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है उसके लिए सी में void कीवर्ड है। जहां भी आपको void दिख रहा है उसका मतलब है कुछ भी नहीं है वहां पे, वो आपको एक्सप्लिसिटली आपको लिखना है कि कुछ भी पास नहीं हो रहा, कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप यूज करेंगे void कीवर्ड। हमने अभी बोला कि ग्रामर किस दो चीज से बना होता है, एक तो है वोकैबुलरी जिसको हम कीवर्ड बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, और दूसरा है ग्रामर जिसको हम बोलेंगे सिंटैक्स। अभी ये मेन के वेरिएशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम समझेंगे थोड़ा तो आपको फंक्शन में भी जब आगे फंक्शंस आएंगे तभी ये काम आएगा। हमने पहले भी बोला है कि फंक्शन को हम कैसे रिकॉग्नाइज करना है, तो नाम लिखा होता है और दो बाजू में क्या होता है, पैरेंथेसिस एम्प्टी भी हो सकता है, एम्प्टी होगा तब कुछ भी आर्ग्यूमेंट हम पास नहीं कर रहे, और जो कुछ लिखा है तो वो जो भी लिखा है वो हम पास कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे लिखा है मेन और पैरेंथेसिस एम्प्टी है, तो उसका मतलब है आर्ग्यूमेंट कोई भी नहीं है, नो आर्ग्यूमेंट्स, और मेन के आगे कुछ भी लिखा नहीं है, यानी कि वो कुछ रिटर्न भी नहीं करता, तो नो रिटर्न। इसके बाद है इंटीजर INT यानी कि इंटीजर, मेन एम्प्टी पैरेंथेसिस यानी कि कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, नो आर्ग्यूमेंट्स, मेन के आगे लिखा है इंटीजर, यानी कि ये मेन फंक्शन खत्म होने के बाद, इंप्लीमेंट होने के बाद वो कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी, इंटीजर रिटर्न। उसके बाद है, मान लीजिए ये ऊपर वाला है, उसमें मुझे एक्सप्लिसिटली दिखाना है कि यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, तो कुछ भी नहीं है, इसके लिए हम क्या कीवर्ड यूज करेंगे सी में, void मेन एम्प्टी पैरेंथेसिस यानी कि नो आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ पे void है, void का मतलब कुछ भी नहीं है तो नो रिटर्न। उसके बाद मान लीजिए कि मुझे एम्प्टी पैरेंथेसिस को एक्सप्लिसिटली दिखाना है कि कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास हो रहा, तो मैं क्या करेंगे इसमें, मेन पैरेंथेसिस void यानी कि कुछ भी नहीं है, नो आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे आगे भी कुछ भी नहीं लिखा है यानी कि नो रिटर्न। void मेन void, यहाँ पे दोनों जगह पे एक्सप्लिसिटली दिखा दिया है कि यहाँ पे कुछ भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा, और यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं हो रही। उसके बाद लास्ट है इंटीजर मेन void, एक्सप्लिसिटली दिखा दिया है कि कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा है यानी कि नो आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है या इसलिए इंटीजर रिटर्न। अभी हमने ये देखा कमेंट यहाँ पे, तो ये अभी कमेंट के बारे में देख लेते हैं। कमेंट कैसे करेंगे, तो बैकस्लैश स्टार और फिर से स्टार बैकस्लैश, इसके बीच में जो भी आप लिखोगे वो सब कमेंट की तरह वो लिया जाएगा, और वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा आपके प्रोग्राम में, आपका फाइल में रहेगा वो रीडेबिलिटी के हिसाब से टेक्स्ट फाइल में, लेकिन उसका कुछ भी कोड जनरेट नहीं होगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होगा। उसका जो डेटा है, मान लीजिए कि इसकी जो मेमोरी आप सोच रहे हैं कि स्टोर होगी कि नहीं, तो वो भी नहीं होगी। वो द लाइन्स बिगिनिंग विथ बैकस्लैश स्टार एंड एंडिंग विथ स्टार बैकस्लैश आर नोन एज कमेंट लाइन्स, ये हमने आगे भी देखा है। कमेंट लाइन्स आर नॉट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स एंड thus they are ignored by the compiler। कंपाइलर क्या करता है, हमने अभी भी देखा कि कंपाइलर देखेगा, एक एक स्टेटमेंट देखेगा और उसमें कुछ सिंटैक्स एरर है कि वो देखेगा। अभी ये यहाँ भी आप मान लीजिए कि यहाँ पे हमको पता है कि
हर एक जो भी अपना सी का स्टेटमेंट है वो सेमीकोलन से एंड होना चाहिए। तो कमेंट में आप सेमीकोलन के बगैर भी आप कुछ भी लिख दोगे तो भी कंपाइलर उसमें एरर नहीं देगा, क्योंकि ये दो जो सिंबल है उसके बीच का जो भी है वो स्किप कर देगा, वो कंपाइल नहीं करेगा उसको। ये क्यों यूज होता है कमेंट? पहले भी मैंने बोला है कि रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए हम लाइन बाय लाइन जैसे जैसे लिखते हैं तो एक एक स्टेप में कमेंट लिखते जाते हैं कि ये स्टेप है ये इसके लिए है। हमको ध्यान क्या रखना है? दो चीजों का ध्यान रखना है कमेंट करने से पहले। कमेंट्स कैन नॉट बी नेस्टेड। एक कमेंट के अंदर दूसरी कमेंट आप नहीं कर सकते। कमेंट के अंदर कमेंट नहीं कर सकते आप। नेस्टिंग का मतलब होता है एक आपका फंक्शन है उसमें आप दूसरा फंक्शन वही फंक्शन रिपीट कर रहे हो, वो बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में नेस्टिंग। तो कमेंट का नेस्टिंग नहीं हो सकता, कमेंट के अंदर कमेंट नहीं कर सकते आप। कमेंट्स कैन नॉट अपीयर इन द मिडल ऑफ वर्ड। आप कमेंट लाइन से पहले या लाइन से एंड में कर सकते हैं, बीच में आप कहीं भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे कमेंट की, यहाँ पे कुछ डेटा है, यहाँ पे कुछ डेटा नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। दो चीजें आपको ये ध्यान रखनी है कमेंट के बारे में। लास्ट देख लेते हैं इस लेक्चर में न्यू लाइन कैरेक्टर। मान लीजिए कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं और आप कुछ टाइप कर रहे हैं, फिर आपको वो लाइन कंप्लीट करनी है और फिर आप एंटर दबा दे। तो एंटर दबाने से क्या होता है? तो आपकी नई लाइन पे आपका कर्सर चला जाता है। तो अभी हम वो वही चीज प्रोग्रामिंग से कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो कैरेक्टर यूज होता है उसको बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। सी में न्यू लाइन कैरेक्टर है बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन को बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, दोनों जुड़े हुए। बैकस्लैश एन आप डालोगे तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये न्यू लाइन कैरेक्टर है और आप जो भी प्रिंट कर रहे हो वो आपका न्यू लाइन से शुरू होगा। ये न्यू लाइन कैरेक्टर है और देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस बिटवीन बैकस्लैश एंड एंड। बैकस्लैश एंड एंड के बीच में कोई भी स्पेस होनी चाहिए नहीं। ये रेफरेंस है। आप बोल सकते हो कि सी के लिए, प्रोग्रामिंग इन सी के लिए ये गीता है, ई बालागुरु स्वामी की बुक है अनसीसी। आप आपके पास आप इसको ले सकते हो, ये बहुत अच्छी बुक है, रिफर कर सकते हो इसको। अभी फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या देखा हमने। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तीन टाइप, मशीन लैंग्वेज 0101 की सीक्वेंस, असेंबली लैंग्वेज यानी कि जो भी माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोलर के मैन्युफैक्चरर है वो खुद अपने न्यूमोनिक्स के हिसाब से लैंग्वेज दे रहे हैं। और थर्ड है हाई लेवल लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज है 0101 की सीक्वेंस, MVI मूव एड ये सब असेंबली लैंग्वेज है। और ये हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे जैसे हम मैथमेटिक्स में या इंग्लिश में बोलते हैं उसी तरह से इसमें लिखा जाता है। सी कैसे, उसकी हिस्ट्री क्या है? तो सी बिल लेबोरेटरीज में 1972 में डेनिस रिची ने इन्वेंट किया था। ये हिस्ट्री इसकी। इम्पोर्टेंस क्या है? रॉबस्ट है, काफी सारी फंक्शन है इनबिल्ट, कंपाइलर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। वो सी में जो प्रोग्राम लिखे गए वो एफिशिएंट और फास्ट हो गए। सी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, उसका मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है और कई सारे उसके अपडेट्स आते रहते हैं। ये सी का एक प्रोग्राम है जो मेन प्रोग्राम है। ये मेन है, ये फंक्शन है सी का। कैसे हम फंक्शन को रिकॉग्नाइज करेंगे? तो नाम लिखा होता है और बाद पास में पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं है, यानी कि उसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा। जो भी फंक्शन होता है वो स्टार्ट होता है कर्ली ब्रेस से और खत्म होता है कर्ली ब्रेस से। कर्ली ब्रेस के बीच में जो भी है वो आपका फंक्शन है जो इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि कुछ भी रिटर्न वैल्यू नहीं हो रही। ये कमेंट लाइन है, कमेंट लाइन बैकस्लैश स्टार स्टार बैकस्लैश, इस बीच में जो भी है उसको हम बोलेंगे कमेंट। ये कमेंट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, वो रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग के बढ़ाने के लिए होता है। प्रिंट एफ वो सी का इनबिल्ट फंक्शन है। वो क्या आर्ग्यूमेंट लेगा? तो आपको उसमें पैरेंथेसिस में इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लिखा है वो डिस्प्ले पे वो प्रिंट करेगा। और ये भी कमेंट है। ये जो कर्ली ब्रेसेस के बीच में है वो पूरा बोला जाएगा फंक्शन बॉडी।
मेन फंक्शन, मेन सी का स्पेशल फंक्शन है वो जो इंडिकेट करेगा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मेन फंक्शन एक प्रोग्राम में एक ही हो सकता है और एक होना ही चाहिए, दो चीजें हैं, मिनिमम एक होना चाहिए और मैक्सिमम भी एक ही होना चाहिए। एम्प्टी पैरेंथेसिस में का मतलब होता है कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा, उसको आप एक्सप्लिसिटली इंडिकेट करना है तो उसके लिए वॉइड कीवर्ड यूज होगा। ये अलग अलग वर्जन है इसके मेन के। कमेंट बैकस्लैश स्टार स्टार बैकस्लैश, इसके बीच में जो भी हो वो कमेंट गिना जाएगा, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों यूज होता है? तो आपकी रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। क्या दो चीजें याद रखनी है, कमेंट्स में, कमेंट्स को हम नेस्टिंग नहीं कर सकते, उसमें कमेंट के अंदर कमेंट नहीं कर सकते, और कमेंट वर्ड के बीच में यूज नहीं हो सकता। न्यू लाइन कैरेक्टर, न्यू लाइन कैरेक्टर, नई लाइन शुरू करने के लिए क्या यूज होगा? बैकस्लैश एन, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं आएगा, स्पेस नहीं आएगा। तो ये है फर्स्ट लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू।